कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, जिसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट या POSH एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब एक दृश्य की कल्पना करते हैं। एक चमचमाती रोशनी वाला, बिल्कुल अपरिचित कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस रूम। एक महिला कर्मचारी अपनी कंपनी के नहीं, बल्कि किसी थर्ड पार्टी वेंडर के ठंडे और शांत ऑफिस में एक मीटिंग के लिए बैठी है, और अचानक पेशेवर सीमाएं लांघी जाती हैं। एक असहज कर देने वाली टिप्पणी या कोई अनुचित व्यवहार। उस पल की घबराहट और बेबसी के बीच एक बहुत ही जटिल कानूनी सवाल खड़ा होता है कि इस अजनबी जगह पर क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन आखिर है किसका? जब उत्पीड़क किसी दूसरे संगठन का हो तो न्याय का दरवाजा कहाँ खटखटाया जाए? लंबे समय से ये थर्ड पार्टी क्षेत्राधिकार कानून की दुनिया में एक बहुत ही धुंधला और तनावपूर्ण ग्रे एरिया बना हुआ था। एक ऐसा कानूनी खालीपन जहां पीड़ित अक्सर दो अलग अलग कंपनियों की कमेटियों के बीच पिसकर रह जाती थीं। लेकिन हाल ही में जनवरी 2025 में ठीक इसी तरह का मामला खबरों में छाया रहा, जो आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य आधार है। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। 2025 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। यह वो कानूनी चिंगारी है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस मामले को ध्यान से समझना होगा। जनवरी 2025 में डॉक्टर सोहेल मलिक बनाम भारत संघ और अन्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई महिला अपने संगठन के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर उत्पीड़ित होती है, तो उसे उस थर्ड पार्टी के संगठन के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह अब सीधे अपने ही कार्यस्थल की आंतरिक शिकायत समिति यानी ICC में शिकायत दर्ज कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक महिला की अपनी ICC अब किसी दूसरे कार्यस्थल के कर्मचारी पर भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकती है। यह फैसला न्याय को पीड़ित के बेहद करीब ले आता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। पॉश अधिनियम 2013 की मुख्य परिभाषाएं। इस कानून की जड़ें दरअसल 1997 के प्रसिद्ध विशाखा बनाम राजस्थान राज्य फैसले में निहित हैं, और यहां धारा 16 का जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो शिकायत दर्ज करने वाली महिला की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखने के लिए सख्त निर्देश देती है। अब यहां जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि कानून की नज़र में कार्यस्थल सिर्फ ऑफिस की 4 दीवारें नहीं है। ये एक बेहद तरल अवधारणा है। रोजगार के दौरान दौरा किया गया कोई भी स्थान, यहां तक कि कंपनी द्वारा दी गई कैब या परिवहन भी कार्यस्थल का ही हिस्सा है। अब आते हैं भाग 3 पर, शिकायत निवारण तंत्र यानी ICC और LCC। ICC, जो 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले हर संगठन के लिए अनिवार्य है। इसमें कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। दूसरी तरफ है स्थानीय शिकायत समिति LCC, जिसका गठन जिला अधिकारी द्वारा उन छोटे संगठनों या असंगठित क्षेत्र की शिकायतों को सुनने के लिए किया जाता है जहां 10 से कम कर्मचारी हैं। इसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ी कैसे जुड़ती है। न्याय केवल निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि समयबद्ध भी होना चाहिए। घटना की तारीख से ठीक 3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। एक बार जांच शुरू होने के बाद समिति को 90 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी करनी होती है। जांच खत्म होने के मात्र 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होती है, और यदि कोई पक्ष फैसले से असंतुष्ट है तो अपील दायर करने के लिए 90 दिन का समय होता है। भाग 5, कार्यान्वयन में बाधाएं और जमीनी हकीकत। लिखित कानून और उसके असल कार्यान्वयन के बीच एक बहुत गहरी खाई है। भारत की लगभग 80% महिला श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं। ये वो दुनिया है जहां नियोक्ता और कर्मचारी का रिश्ता अक्सर धुंधला होता है, और इसी वजह से इन महिलाओं के लिए इस कानून की सुरक्षा तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। भाग 6, सरकार की अन्य सुरक्षा पहल। महिलाओं की सुरक्षा का दायरा केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं रह सकता। इस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यस्थल के बाहर भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स NDSO लॉन्च किया गया है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे मदद देने के लिए वन स्टॉप सेंटर OSC योजना है। जांच की निगरानी के लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस ITSO बनाया गया है। साथ ही पुनर्वास के लिए स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलें भी काम कर रही हैं। और अंत में भाग 7, आगे का रास्ता। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, सबसे पहले जांच प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना होगा। दूसरी बात, जब आरोप शीर्ष प्रबंधन पर हों तो ICC की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है, ताकि कोई बाहरी दबाव काम ना कर सके।
इसके अलावा सख्त पीड़ित सुरक्षा प्रोटोकॉल और सोच को जड़ से बदलने के लिए गहन संवेदीकरण कार्यक्रमों को लागू करना समय की सबसे बड़ी मांग है। इस विश्लेषण को इस बेहद सशक्त विचार के साथ समाप्त करते हैं। पॉश अधिनियम के इस हालिया विस्तार ने न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन समाज के रूप में असली लक्ष्य ये होना चाहिए कि सिर्फ घटना होने के बाद प्रतिक्रिया ना दी जाए, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाया जाए जहां उत्पीड़न की गुंजाइश ही ना हो। क्योंकि ये एक अटल सत्य है, न्याय में देरी सुरक्षा से इनकार है। ये आने वाले कल के लिए सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संकल्प है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हां, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।